हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था एलोट्रोफी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनके क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स का जो फर्स्ट पार्ट है डायमंड। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, साथ ही जो इसके यूजेज हैं उनको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डायमंड है वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। और एलोट्रोप्स क्या होते हैं ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मतलब आखिर बना ये पूरा का पूरा कार्बन से ही है। ठीक है, ये जितना भी बना हुआ है ये पूरा किससे बना है? कार्बन से बना है। ठीक, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, लेकिन ग्रेफाइट की शेप अलग है, डायमंड की शेप अलग है। तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग है, उनकी जो शेप है वो अलग है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, किसी एक ही एलिमेंट से बने हो, वो सारे एलोट्रोप्स होते हैं। ये बात हम जानते हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये तीनों ही क्या है? कार्बन के एलोट्रोप है। कोयला भी है, वो नॉन क्रिस्टलाइन में आ जाता है। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप का जो फर्स्ट पार्ट है डायमंड, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। मतलब इसके अंदर कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर कार्बन की कोई बोली जाती है तो वो क्या है? डायमंड है। सबसे पहले अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, टेट्राहाइड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहाइड्रल को हिंदी में कहा जाता है चतुष्फलकी। मतलब इसके 4 फलक होते हैं, तीनों डायमेंशंस के अंदर इसकी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, देखिए यहां पे टेट्राहाइड्रल हम क्यों बोल रहे हैं, ये आपके पास एक कार्बन है, ये भी आपके पास एक कार्बन है, और ये भी एक कार्बन है, और ये भी एक कार्बन है। जितने जितने आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये सभी के सभी क्या है? कार्बन से। अब ये जो डॉट है, ये जो डॉट आप देख पा रहे हैं, ये हर एक कार्बन किन्हीं दूसरे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी आपके पास होती है 4। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन की जो आपकी वैलेंसी है वो 4 होती है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो हर कार्बन देखिए 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये स्ट्रोंगेस्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है ये। ठीक, क्योंकि इसके जो बॉन्ड है तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, पर मैंने आपको बताया था कि जो डायमंड है वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद, मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रोंग है क्योंकि चारों तरफ से बंधा हुआ है, इसकी टेट्राहाइड्रल शेप है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम शो करने का ट्राई करें तो देखिए यहां पे इसका एक तो ये यहां पे एक सरफेस हो जाएगी, दूसरी यहां पे आपके पास इसकी ये सरफेस हो जाएगी, तीसरी यहां पे देखिए आपके पास एक ये सरफेस हो जाएगी, और फोर्थ आपके पास देखिए यहां पे ये फोर्थ सरफेस हो जाएगी। मतलब टोटल इसके पास जो सरफेस हैं वो 4 सरफेस आपको नजर आएंगे, 4 फलक आपको नजर आएंगे। फर्स्ट है, फिर इधर दूसरा फेस है, फिर इसके पीछे एक फेस होगा और एक नीचे वाला फेस होगा। मतलब 4 फेस इसके अंदर नजर आएंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है चतुष्फलकीय संरचना। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। ये जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एक कार्बन है, ये दूसरा एक कार्बन है, ये सभी के सभी क्या है? कार्बन्स हैं। इन कार्बन और कार्बन्स के बीच में ये जो बॉन्ड जहां पे जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड की अगर लेंथ आप देखेंगे तो ये है 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -12 मीटर। अगर कोई बोले आपको 5 पिकोमीटर है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 5 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। मतलब ये इसकी क्या है? बॉन्ड लेंथ है। टेट्राहाइड्रल इसकी शेप है, मतलब चतुष्फलकीय हिंदी में बोलते हैं। इसके बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी? 154 पिकोमीटर है। लेंथ पिकोमीटर में है। पिकोमीटर का मतलब आपको समझ में आ गया कि यहां पे 10 की पावर -12 से आप मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बॉन्ड एंगल भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच में ये जो एंगल है, देखिए ये वाला जो एंगल है ये होता है आपका 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर की कि प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, प्योरेस्ट, बिल्कुल और कुछ भी नहीं इसके अंदर है। बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है क्योंकि तीनों डायमेंशन के अंदर पूरा अच्छे से कार्बन बंधा हुआ है। ठीक है,
टेट्राहाइड्रल इसकी शेप है, बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर है, और जो आपके पास एंगल है बॉन्ड एंगल वो है आपका 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई। इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? पहली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो तो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, बहुत ज्यादा चमकता है। हीरे को आपने देखा है अगर कभी, तो नहीं तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। और इस ब्राइट की वजह से इसकी वैल्यू है, मतलब इसकी इतने ब्राइटनेस है वो क्यों है? क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो बहुत ज्यादा होती है, और जब किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है तो वो उतना ही लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट लाइट को बहुत ज्यादा करता है, तो इसलिए ब्राइटेस्ट है, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म है, हार्डेस्ट होता है। कोई दूसरा जो नॉन मेटल है ना वो इतना ज्यादा हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आपके पास डायमंड होता है। इसका इतना ज्यादा ये हार्ड होता है कि चट्टान काटने में, रॉक्स को काटने के अंदर भी इसका यूज है वो किया जाता है। आपने देखा होगा शीशा काटने के लिए एक पेन का यूज करते हैं, उसकी भी निब के अंदर डायमंड लगा होता है, ठीक। तो चट्टानों को काट सकते हैं, हीरे को, खुद हीरे को कहीं दूसरी चीज से नहीं काटा जा सकता, हीरे को काटने के लिए भी हीरे का यूज किया जा सकता है, ठीक। जितने भी आरी ब्लेड्स वगैरह होते हैं जो रॉक्स काटती हैं, उनके भी आगे ब्लेड के अंदर जो डायमंड का है वो यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपके पास कितनी है? 4 है, और जब 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए हैं, और जब चारों इलेक्ट्रॉन्स ही बांध दिए गए हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे? देखिए यहां पे एक बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पे इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, 1 2 3 और 4। हर इलेक्ट्रॉन आपका 4 इलेक्ट्रॉन से, यानी हर आपका कार्बन 4 कार्बन से बंधा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, चारों बंध गए, 4 बॉन्ड बन गए। देखिए यहां पे ये वाला, देखिए यहां पे ये वाला, देखिए इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आगे ड्रा करेंगे तो यहां से इधर ड्रा हो सकती है, ठीक। इधर अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ये दूसरा यहां पे बॉन्ड है, इसको देखिए 1 2 3 और 4। ये वाला जो कार्बन है ये भी कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से। तो पूरे इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी कार्बन होगा, चाहे डायमंड की कितनी ही बड़ी स्ट्रक्चर हो, उसमें हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता हुआ मिलेगा। मतलब हर कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा? 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? बैड कंडक्टर है, ठीक है। इंसुलेटर है क्योंकि इसके पास मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते नहीं है, और हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? या तो फ्री आयंस चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड में चाहिए तो कि ये सॉलिड है तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो इसके पास है नहीं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सॉलिड को गर्म करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाए जिस टेम्परेचर पे, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हार्डेस्ट है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इतनी एनर्जी हमें डालने के लिए बहुत ज्यादा हीट डालनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। कितना होता है आपके पास? 3843 केल्विन। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास होता है। मतलब कितना ज्यादा, देखिए यहां पे हीट हमें डालनी पड़ेगी, बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको डालना पड़ता है, तब ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड है ये तो हमें पता ही है, क्योंकि सारे बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कार्बन आयोनिक बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बना सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। बनता कैसे है डायमंड? तो अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, चट्टानों के नीचे बहुत लंबे समय तक जब कार्बन दबा हुआ रहता है। कार्बन कहां से आया चट्टानों के नीचे? आपको पता है बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोयला कैसे बनता है, तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो दब गए थे सोइल के नीचे, और जब वो बहुत हाई प्रेशर पे रहते हैं तो फिर कोयला बनता है। और जब उस कोयले से भी एक्सट्रीम टेम्परेचर, अंडर बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर जब ये रहता है तो ये बनता है आपका डायमंड का। मतलब डायमंड को बनाने के लिए कार्बन को हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ दबाए रखना पड़ता है, तब जो डायमंड है वो तैयार होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, रॉक्स के नीचे दबने की वजह से ये ट्रांसपेरेंट है वो हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके यूजेज की बात करते हैं
तो ज्वेलरी में तो इसका यूज डेफिनेटली होता ही है, चट्टानों को काटने के अंदर भी इसका यूज है वो किया जाता है, मैंने अभी बताया। जो फोनोग्राम होता है उसकी निडिल को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी डायमंड का यूज है वो किया जाता है। और ग्लास कटर के अंदर, शीशे को काटने के लिए जो कटर होता है उसके अंदर भी इसका यूज है वो किया जाता है। तो आपको समझ आया होगा कि डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, और साथ ही जो इसके यूजेज हैं वो क्या है। ठीक है, इसके डायग्राम को बनाना बहुत ही आसान है। एग्जाम के अंदर जब आप बनाएंगे बस एक बात का ध्यान रखिए, जितने भी कार्बन्स आप यहां पे रखेंगे वो सारे कार्बन दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ रहने चाहिए। और इसकी जो शेप है वो होती है टेट्राहाइड्रल, जो हमने अभी पढ़ी है, चतुष्फलकीय जिसको बोला जाता है। तो ये था आपका पहला एलोट्रोप, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स कौन से होते हैं ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि जिनमें वही सेम जो शेप है, सेम स्ट्रक्चर है वो बार बार रिपीट होती है। इसके 4 कार्बन के बीच जैसी स्ट्रक्चर होगी, पूरे के पूरे डायमंड में, चाहे कितना ही बड़ा डायमंड हो, वो ही सेम स्ट्रक्चर होगी। तो इसलिए ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। तो पहला क्रिस्टलाइन एलोट्रोप हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो आपका ग्रेफाइट आता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है, तो अगर ये वीडियो आप इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में रखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।